2023 में स्टैक ओवरफ्लो ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और दावा किया कि 80% ऑफ द डेवलपर्स यूज करते हैं CSS के फ्रेमवर्क्स को ताकि उनका वर्कफ्लो स्मूथ हो पाए और वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन करते समय कोड को बहुत ही फास्ट तरीके से लिख पाए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर CSS के फ्रेमवर्क्स को क्यों यूज करना चाहिए, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग रीजन है और क्या हर केस में हमें CSS के फ्रेमवर्क से यूज करना चाहिए, क्या हमें जो CSS लिखने का नॉर्मल तरीका है उसे भूल जाना चाहिए। तो ये सारी बातें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आगे। तो पहले समझ लेते हैं कि CSS फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है। CSS फ्रेमवर्क का यही मतलब होता है कि कुछ CSS के प्री रिटन कोड हैं जो कि लिख के पैक कर दिए गए हैं एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, जिसकी हेल्प से आप अपने डेवलपमेंट टाइम को काफ़ी इजीली रिड्यूस कर सकते हो और उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको कस्टमाइज भी बना सकते हो अपने हिसाब से। नहीं तो अगर हम बात करें पहले के टाइम में, तो पहले के टाइम पे सिंपल बटन्स, कार्ड या मॉडल्स बनाने के लिए बहुत सारा कोड आपको इनलाइन CSS या जैसे भी आप CSS लिख रहे हो उसका लिखना पड़ता था, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा पैकेज या कोई ऐसा आपके पास बंडल ऑफ कोड नहीं होता था जो ये काम आपके लिए ऑटोमेटिकली कर दे। बट अभी के टाइम पे CSS फ्रेमवर्क आने के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज के टाइम पे आपको मिलता है बढ़िया सा पैकेज किया हुआ फ्रेमवर्क जिसको आप सिंपल यूज करो और आपका काम काफ़ी स्मूथ और काफ़ी कम चेंजेस में आपका काम हो जाता है। अभी बात करते हैं कि आखिर हमें CSS के फ्रेमवर्क को यूज क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है टाइम सेविंग। जैसा कि मैंने आपको जब मैं बता रहा था कि CSS फ्रेमवर्क क्या होता है उसमें भी बताया कि जब CSS फ्रेमवर्क में हमारे को प्री रिटन ऑफ कोड मिल जाते हैं तो हमारे लिए छोटे मोटे चेंजेस करके उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना काफ़ी इजी होता है, टाइम वाइज भी और एफर्ट वाइज भी। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं अपने काम को करने के लिए तो ये हमारे टाइम को रिड्यूस करता है, ये बात तो लगभग अब गारंटी है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। जब भी आप CSS लिखते हो तो आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन के बारे में अलग से सोचना होता है। अगर आज के टाइम पे आप मॉडर्न, बूटस्ट्रैप या टेलविंड यूज करते हो तो मोस्ट ऑफ द कोड तो वो लोग खुद मैनेज कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिव डिजाइन के एस्पेक्ट में वो लोग मैनेज कर लेते हैं। बस आपको एक बार गो थ्रू करके थोड़े बहुत चेंजेस जो करने होते हैं वो करने होते हैं, और अगर कहीं भी जरूरत पड़ रही है आपको लेट्स से कस्टम CSS लिखने की तो वो लिख के उसको मैनेज करना होता है। जो सबसे बड़ा रीजन है उसका नाम है कंसिस्टेंसी। आप पूछोगे क्यों? लेट्स से दो डेवलपर्स हैं, एक ने क्लास नाम दिया ABC तो अगला नाम देगा BCD। हो सकता है वो दोनों काम सेम ही कर रहे हो, लेकिन जब आप कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो तो ये काम एक कंसिस्टेंट तरीके से होता है। अगर आप प्राइमरी क्लास लगा रहे हो तो अगला बंदा भी प्राइमरी क्लास लगाता है, आप सेकेंडरी लगा रहे हो तो अगला भी सेकेंडरी लगाता है। तो इससे जो कोड की ओवरऑल कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी इंप्रूव होती है और साथ में इसके साथ इंप्रूव होती है उसकी रीडेबिलिटी। तो हो सकता है कि जब कोई नया बंदा CSS पे काम करने जाए तो उसको बहुत सारी चीज़ें बिना बताए ही समझ में आ जाए कि आखिर ये क्लास किस पर्पज के लिए यूज की गई होगी। नहीं तो उसको जाके CSS के कोड के अंदर देखना पड़ेगा कि आखिर ये यूज हुआ क्यों है। उसके बाद से जो बड़ा रीजन वो है बिगिनर फ्रेंडली। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब आप CSS की अपनी जर्नी शुरू करते हो तो मोस्टली आप लिखते हो कस्टम CSS। अभी आप कस्टम CSS से आगे आ जाते हो, फिर आपको चाहिए कोई लाइब्रेरी, कोई फ्रेमवर्क। तो जब आप फ्रेमवर्क में जाते हो तो आपको मिलता है लेट्स से बूटस्ट्रैप या टेलविंड। वहाँ पे आपको सिर्फ कुछ क्लासों की मदद से आप वो सारा काम कर सकते थे या कर पाते हो जो आपको करने के लिए पहले बहुत सारा कोड लिखना होता था। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। पहले जो बिगिनर हो सकता था 5 या 10 लाइन में लिख के कोई चीज़ अचीव करे, वो अभी उसको रेडीमेड या तो बना बनाया मिल रहा है या तो थोड़े बहुत चेंजेस करके उसका काम चल जा रहा है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये यानी CSS फ्रेमवर्क काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली भी होते हैं। अभी थोड़ी बात कर लेते हैं पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क। तो जो सबसे पहले है वो बूटस्ट्रैप। आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क। क्यों? कि इसमें मिलते हैं आपको टन्स ऑफ लेआउट्स, कंपोनेंट्स, मॉडल्स, बटन। इसके लिए आज भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम बात कर रहे हैं पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क की तो हम टेलविंड को तो मिस कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टेलविंड है यूटिलिटी फर्स्ट। इसका क्या मतलब है कि आप टेलविंड के क्लासेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करके उसको बिना कस्टम कोड लिखे, कस्टम CSS लिखे भी मॉडिफाई कर सकते हो। इसी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बट दिस इज नॉट द बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको स्टार्ट करनी चाहिए बूटस्ट्रैप से, ताकि आपको ये समझ में आए कि बेसिकली कि CSS के फ्रेमवर्क्स काम कैसे करते हैं। वही फटाफट ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें इतना सब कुछ मिल ही रहा है तो हमें क्या कस्टम CSS सीखने की भी जरूरत है? इसका एक आंसर है हाँ, जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको CSS ही देखने को मिलेगी।
भले आपने लिखा नहीं है बट किसी ने तो लिखा है। तो जब आपको CSS की समझ होगी, जब आपने CSS के कुछ कोड लिखे होंगे, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि वो अगले बंदे ने इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर क्या लिखा है। तो अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़े या अपना भी कस्टम लॉजिक लिखना पड़ा, तो आप एटलीस्ट कस्टम CSS लिख के उस डिजाइन को अचीव कर पाओगे जो डिजायर्ड था। तो इसका आंसर है, आपको डिपेंडेंट तो होना है CSS फ्रेमवर्क्स पे, टेलविंड पे, बूटस्ट्रैप पे, बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को ही खत्म कर दो जो बेसिक्स के अराउंड है। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर jQuery क्यों गेम चेंजर था जावास्क्रिप्ट के लिए। अभी के लिए आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, और अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ग्रो करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट इस चैनल पे हमेशा आपको मिलता रहेगा। अभी के लिए धन्यवाद।